दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, फिजिक्स का 5 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग फिजिक्स का 6ठा चैप्टर को क्लियर करेंगे, ध्वनि और तरंग। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इसका टॉपिक्स को देख लेते हैं। ये 8 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसके अंदर भी और बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे तरंग के प्रकार, उसमें 2-3 टॉपिक और आ जाएगा, तो उसी टाइम हम लिख के बता देंगे। और बाकी जितना भी थ्योरी पोर्शन इसका है, 1-2 चीज़ और भी जो नहीं लिखे हैं आपको पीडीएफ में वो मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे ध्वनि क्या है। ओके, तो ध्वनि दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है। लास्ट क्लास में हम लोग ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़े थे कि ऊर्जा को ना हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, न उसका विनाश कर सकते हैं। इसको बस हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्वनि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो दोस्तों ध्वनि जस्ट कोई चीज़ का वाइब्रेशन से उत्पन्न हो रहा है। सपोज मान लेते हैं कि एक घंटी है, एक बेल है, इसको हम लोग बजा रहे हैं। इसको बजा रहे तो क्या हो रहा है? ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे कान में आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार कोई चीज़ जब वाइब्रेट करेगा तो उसमें क्या होगा? ध्वनि प्रोड्यूस होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो वाइब्रेशन किस प्रकार का होगा? वाइब्रेशन होगा दोस्तों टू और फ्रो मोशन में होगा। ओके, टू फ्रो मोशन मतलब पहले अपना इनिशियल पोजीशन में पहले जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। इस प्रकार से टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करेगा कोई वस्तु, तो उसमें जो उत्पन्न हो रहा आवाज़, वही आवाज़ हमारे कान तक पहुंचता है। तो दोस्तों इस संचरण, ध्वनि का संचरण, तो ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? हाँ दोस्तों, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सपोज मान लेते हैं जैसे हम लोग कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो जैसे यहाँ से कोई चीज़, यहाँ मान लीजिए एक ब्लूटूथ है, एक ब्लूटूथ से क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ एक इंसान है, इसके पास क्या हो रहा है? इसके पास आ रहा है। तो दोस्तों क्या हो रहा है? दोस्तों इस प्रकार के केस में क्या हो रहा है कि ये ब्लूटूथ से जो आवाज़ निकल रहा है, क्या हो रहा है इसमें? जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों? जो हवा के कण है, वायु के जो कण है, एक इसके संपर्क में आ रहा है, उसके बाद एक दूसरे को धकेलने स्टार्ट कर देता है, धकेलते धकेलते इसके पास पहुंचता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसे दोस्तों, चाहे वह लिक्विड माध्यम हो, चाहे वह गैसीय माध्यम हो, चाहे वह सॉलिड माध्यम हो। ओके, तो हम लोग उसका ध्वनि के प्रकार में सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ध्वनि सबसे ज़्यादा कौन से माध्यम में ज़्यादा ट्रांसफर होती है। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दोस्तों ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो दोस्तों सॉलिड में उसका चाल अगर ज़्यादा होता है तो क्यों होता है दोस्तों? तो सॉलिड का कण जो होता है दोस्तों, वो बहुत सामने सामने होता है। तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो क्या होता है? उसका जो कण होता है, वो जो कण रहता है, वो क्या होता है दोस्तों? बहुत सामने सामने होने के कारण क्या होता है? वह जल्दी जल्दी धकेलता है और बहुत जल्दी मतलब हमारे कानों तक पहुंचता है, सॉलिड का। दूसरा दोस्तों लिक्विड में होता है, तीसरा गैस में होता है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें देता है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में सबसे ज़्यादा किस में होती है? या फिर बोलेगा कि सबसे कम किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ओके, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। चलिए ध्वनि के प्रकार में आते हैं कि ध्वनि कितने प्रकार का होता है। ध्वनि जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों श्रव्य, अपश्रव्य, ओके, तो श्रव्य ध्वनि क्या है दोस्तों? ये जनरली हम लोग जानेंगे, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। ओके, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि रहेगा, ओके, उसे श्रव्य ध्वनि कहेंगे। जो 20 हर्ट्ज से
कम रहेगा उसे अपसरल ध्वनि कहेंगे। और परासरल ध्वनि दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग तरंग पढ़ते हैं। दोस्तों तरंग मतलब क्या होता है? सिंपली तरंग को इंग्लिश में वेव कहा जाता है। वेव हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु द्वारा जब विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक शांत जल है, ठीक ना, शांत जल में एक पत्थर मार देने के बाद किस टाइप से लहर हो जाता है? इस टाइप से हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार जो होता है, जो लहर बन जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को तरंग कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक रबड़ है, रबड़ को हम लोग इस प्रकार दोनों साइड से रबड़ को क्या कर दिए? बांध दिए। रबड़ को इधर से हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं कि सर इस टाइप से हो जाएगा रबड़। ओके, तो इस प्रकार जो शेप बन रहा है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? इस प्रकार के शेप का जो रहेगा उसको हम लोग तरंग कहेंगे। ओके, वेव कहेंगे। दोस्तों वेव के प्रकार पढ़ेंगे, वेव कितने प्रकार का होता है। तो सिंपली वेव दो प्रकार के होता है, एक यांत्रिक और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये वेव का तरंग का प्रकार है। ओके, तरंग प्रकार दो प्रकार है, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों ये माध्यम के हिसाब से क्लासिफाइड किया हुआ है कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, जैसे यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं, एक और अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका। जैसे जब इंसान ध्वनि तरंग जब हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि मुंह से निकलने के बाद क्या होता है, हमारा वाक तंतु यहाँ पे है, तो वाक तंतु जब वाइब्रेट करता है तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो क्या दोस्तों, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो हवा के कण एक दूसरे को धकेल के क्या करता है दोस्तों, आगे उसको श्रोता के कानों तक पहुँचाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, साउंड प्रोड्यूस होके ये हवा के कण इसको धकेल के दूसरे श्रोता के पास लेके जा रहा है क्योंकि सुन रहा है। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार जो तरंग होगा उसको क्या अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। किस प्रकार, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को धकेल के आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब एक दूसरे के समांतर एक दूसरे को धकेल के आगे लेके जा रहा है, तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ। इसमें जनरली इसको हम लोग कह सकते हैं समांतर, एक दूसरे का समांतर, कोई भी एक कण दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ता है, ओके, और श्रोता तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ओके, इसमें समझेंगे जस्ट समांतर होता है। उसके बाद इस प्रकार से जा रहा है तरंग बनाते हुए, तो उस प्रकार के सोर्स को तरंग को क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ध्वनि तरंग, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ तो यहाँ वाक तंतु से जो वाइब्रेशन होने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी श्रोता के पास जा रहा है, तो हवा के कण जब एक दूसरे को टकरा के श्रोता तक पहुँचा रहा है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, इस प्रकार जो इंसिडेंट हो रहा है इसी को दोस्तों क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, और दूसरा है अनुदैर्घ्य। जब कोई तरंग संचरण के टाइम इस प्रकार से गति करेगी तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं दोस्तों उसके लिए वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जांपल है। ओके, जैसे आपका एक्सरे हो गया, एक्सरे, गामा रे, अवरक्त किरण, ओके, जितना भी रेज है आपका सब अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जांपल्स है। ओके, इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या फिर वायु का माध्यम रहेगा, या फिर आपका सॉलिड माध्यम, या फिर लिक्विड माध्यम। इसके लिए दोस्तों, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मानी है दो आदमी चांद में चला गया, तो चांद में क्या दोनों बात कर सकता है क्या? दोनों अगर बात नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, ना वायु का माध्यम है, ना सॉलिड माध्यम है, ना ही आपका उसमें कोई लिक्विड माध्यम है। इसीलिए दोस्तों चांद में हम लोग जाने के बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग का आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा, कोई चीज़ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वेव के बारे में, तरंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि एक्चुअल में वेव होता क्या है। तो दोस्तों, एक वेव में क्या क्या होता है? आयाम होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल। ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे यही चारों के बेसिस में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों, ये स्ट्रिंग की ऊंचाई जो रहेगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ये जितना ऊंचाई तक इसका जाएगा इसको क्या कहेंगे? आयाम, एम्पलीट्यूड। इसको कहेंगे स्ट्रिंग, ये उड़ान। ये जितना ऊंचाई तक जाता है उतना नीचे भी आता है, इसको भी ये बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आयाम हो गया। दूसरा था दोस्तों तरंगदैर्घ्य, इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है, डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा दोस्तों, कभी भी एक साइकिल कंप्लीट जो होता है उसका जो डिस्टेंस रहता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे दोस्तों? लैम्डा कहेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को भी कह सकते हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस लगेगा उसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे दोस्तों? लैम्डा से डिनोट करेंगे। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ओके, इसको इसका डिस्टेंस बोलता है एक पूरा कंप्लीट साइकिल में। तीसरा हो जाता है दोस्तों आवृत्ति। दोस्तों एक सेकंड में, देखिए आवृत्ति थोड़ा सा सही समझिए कि एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसे क्या कहेंगे? उसे आवृत्ति कहेंगे। फ्रीक्वेंसी ऐप से सूचित किया जाता है, स्मॉल ऐप से। ओके, सपोज मान लीजिए कि कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ। ओके, वो क्या हुआ दोस्तों? वो 5 सेकंड में 20 साइकिल बना वेव। जैसे 20 साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल हुआ, 1 2, इस प्रकार दोस्तों 20 बार बना 5 सेकंड में। तो दोस्तों उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए 5 सेकंड में 20 बार 20 साइकिल, तो 1 सेकंड में 20/5 4। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी आपका 4 हो गया, 4 हर्ट्ज, HZ। ओके, मतलब 1 सेकंड का जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 1 सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, इसका ही जस्ट ऑपोजिट होता है आवर्तकाल। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन किया गया था कि 5 सेकंड में 20 साइकिल बन रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन दिया जाएगा कि 20 साइकिल में 5 सेकंड लग रहा है, तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल 20 साइकिल में 5 सेकंड लग रहा है, तो एक साइकिल में कितना टाइमिंग लग रहा है? 5/20, 1/4। ओके, इसमें कितना आया था? ओनली 4 आया था, इसमें 1/4 आया। तो फ्रीक्वेंसी को क्या जानेंगे? सिंपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/आवर्तकाल। ओके, इसका ऑपोजिट होता है। ओके दोस्तों, हमारा वेव क्लियर हो गया। अभी हम लोग ध्वनि की चाल का प्रभाव पढ़ेंगे कि ध्वनि की चाल जब ध्वनि चल रही है, संचरण कर रही है, तो उसमें कौन कौन सा कारक उसके ऊपर प्रभाव कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ओके, टेम्परेचर और तापमान। दूसरा है दोस्तों डेंसिटी, और तीसरा है ह्यूमिडिटी, इसको आर्द्रता कहते हैं, नमी। ओके, तो
ध्वनि जो संचरण करती है तो 3 चीज उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले समझेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें ही देता है जनरली। जैसे सबसे पहले ध्वनि के बारे में बताए थे कि ध्वनि कितना से कितना हर्ट्ज तक ध्वनि श्रव्य ध्वनि है, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसमें देगा। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो टेम्परेचर भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो इफेक्ट किस प्रकार डालता है, तो ध्वनि जब चल रही है, ओके, तो अगर इसमें तापमान बढ़ा दिया जाए, अगर इसके ऊपर हीट बढ़ा दिया जाए, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, नॉर्मली इसमें जैसे मान लीजिए सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस ही हो, तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि जो चलती है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब ये एक दूसरे को कण धकेल के किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो जब सॉलिड को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसमें उसका जो कण है दोस्तों, वो उसका जो गति है वो और बढ़ जाता है। ओके, तो कणों की गति के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका जो गति रहता है, जो ध्वनि का गति रहता है वह और दूर तक जाता है, मतलब और स्पीड हो जाता है। तो मतलब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका ध्वनि का चाल क्या होगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ओके, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ध्वनि की चाल जो है, इसका स्पीड जो है ये भी आपका बढ़ेगा, साउंड का स्पीड। चलिए दूसरा समझते हैं, डेंसिटी, घनत्व। घनत्व मतलब जनरली क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बक्सा है, उसमें कितना क्वांटिटी है उसको घनत्व कहते हैं। जितना ज़्यादा उसमें क्वांटिटी रहेगा उतना वो घनत्व ज़्यादा होगा उसमें। जैसे एक बोरा में 500 आलू है, तो 500 क्वांटिटी हो गया, वो उसी बोरा में हम लोग 1000 आलू डाल दिए तो उसका घनत्व और बढ़ गया। ओके, तो जितना क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा उतना घनत्व ज़्यादा रहेगा। तो इसमें हम लोग समझेंगे घनत्व। ओके, तो जैसे मान लीजिए घनत्व क्या होता है, तो मान लीजिए कि ध्वनि पास कर रहा है। ओके, तो जब इसमें घनत्व ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा कम रहेगा उसमें, ओके, तो क्या होगा, इसका ऑटोमेटिकली अभी हम लोग बात किए कि जितना ज़्यादा घनत्व सबसे ज़्यादा किसका रहता है, सॉलिड का रहता है, क्योंकि सॉलिड का जो कण रहता है बहुत सट के रहता है, लिक्विड का रहता है थोड़ा दूर दूर में रहता है, गैस का तो बहुत दूर में रहता है, बहुत दूर में। तो इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें ध्वनि का चाल जो रहेगा बढ़ेगा, मतलब जितना घनत्व ज़्यादा रहेगा उतना स्पीड क्या होगा, इसका बढ़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि घनत्व इसका ज़्यादा है, सॉलिड का ज़्यादा घनत्व होता है, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि सॉलिड का अगर घनत्व ज़्यादा है तो उसमें साउंड जो ज़्यादा जल्दी जल्दी संचरण करेगी, ज़्यादा जल्दी स्पीड भागेगी। ओके, तीसरा हम लोग का के दिन में देखते हैं हल्का हल्का कुहासा गिरता है, सीसी जिसको बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मली जैसे वायु में बहुत सारा गैस होता है, तो उस टाइम देखिएगा हल्का हल्का पानी टाइप का बूंदे गिरता है। ओके, कोई भी देखिए गाड़ी बाहर में रहेगा तो उसमें शीशा में क्या होता है, शीशा में बहुत सारा पानी देखते हैं हम लोग, तो वही जो ह्यूमिडिटी है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारा जैसे नाइट्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, आपका H2O रहता है, मोस्टली आपका H2O रहता है, सभी रहता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ता है, जैसे ह्यूमिडिटी जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे ह्यूमिडिटी जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें क्या होगा, इसका ये जो संचरण करेगी ध्वनि जो संचरण करेगी वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे नाइट्रोजन कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, इसका कितना होता है हाइड्रोजन, इसका 18 होगा, तो ये क्या होगा, ये हल्का हो जा रहा है, तो हल्का चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चल जाता है। ओके, आज ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन ये सब नीचे आ जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, हवा के कण एक दूसरे को बहुत देर से कांटेक्ट में, वाइब्रेशन जो होगा कांटेक्ट बहुत लेट से करेगा, जिसके चलते क्या होगा, हम लोग को कम सुनाई देगा। ओके, तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। ओके, ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये आपको क्लियर है, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन देता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए।
ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ध्वनि का परावर्तन। ओके, ध्वनि का परावर्तन क्या है? जैसे हम लोग प्रकाश में पढ़े थे कि कोई प्रकाश, एक प्रकाश पुंज से कोई सोर्स से लाइट आता है, उसके बाद टकराने के बाद क्या होता है, सेम वही डायरेक्शन में चल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो बस प्रकाश का परावर्तन की जगह पर ध्वनि का परावर्तन आ जाता है। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो आवाज़ जा रहा है, कहीं से टकरा के आ जा रहा है। ओके, तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक खाली रूम है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो बार बार गूंजने लगेगा, तो प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हो रहा है। तो जो गूंज रहा है उसको क्या करेंगे? उसको इको कहते हैं। वो भी क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि कभी भी कोई चीज़ हम लोग बोलते हैं, बार बार गूंजना एक ही चीज़, तो उसको क्या कहते हैं? उसको इको कहते हैं। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग कि ध्वनि का परावर्तन का यूज़ क्या है। तो दोस्तों उसमें यूज़ कहाँ से है? हम लोग जैसे मान लीजिए कि जहाज है, पानी में चल रहा है, ठीक है, इसमें एक सोनार लगा रहता है, सोनार में यूज़ किया जाता है। जैसे सोनार में क्या होता है कि उसमें एक सोनार लगा दिया है, यही क्या करेगा, इसमें एक लाइट वेव यहाँ से पास करेगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि पानी के अंदर में कितना गहराई है, नीचे कितना गहराई है, हम लोग इसी के द्वारा देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब ध्वनि यहाँ तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कितना देर में ये रिटर्न आ रहा है, उसको ये कैलकुलेट करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ज़मीन है, ओके, तो ये क्या होगा, आपका यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जल्दी आने के बाद तुरंत आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट कर रहा है कि तुरंत सामने ही आ गया, तो कितना आया, यहाँ से इतना तक में ही तुरंत वापस आ जा रहा है, इसका मतलब इतना इसका डिस्टेंस है। आप मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, अगर ज़्यादा और गहरा है तो क्या होगा, थोड़ा लेट लगेगा, तो वो भी कैलकुलेट करेगा। ओके, कभी मान लीजिए कि कोई मछली पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बाकी अंदर में कुछ और भी चीज़ उसमें देखने के लिए, उसका गहराई मापने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है, सोनार का। ओके, बाकी ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, मैं आपको यहाँ पे जितना पॉसिबल हो पाया मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद।